वाउचर के ऊपर 3 साइन होती है, प्रीपेड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड पेड बाय, ठीक है ना। हाँ, और एक्सपेंस साइड पहले कवर करते हैं। एक्सपेंस साइड में सोचो क्या क्या होता है। स्टेशनरी वगैरह परचेस किया, ऑफिस एक्सपेंस किया तो वही वाउचर होगा, सपोर्टिंग होगी। बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में ही होंगे, तो वो तो डायरेक्टली जनरल एंट्री मार दो, इट्स नॉट वेरी बिग एक्सपेंस दैट वी पे ना, इट्स अ नॉमिनल अमाउंट। बहुत ज़्यादा बैंक एक्सपेंस अगर लग रहे तो फिर उस लेजर से हमें पता चलना है कि हमें बैंक चेंज करनी है। हाँ, क्योंकि देयर आर बैंक्स हु डोंट चार्ज और देयर आर अकाउंट्स वेयर चार्जेस आर लो इन द सेम बैंक, तो वी विल अपग्रेड द अकाउंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू पे बैंक चार्जेस। हाँ, नॉमिनल कुछ चार्जेस होते हो ठीक है, इट हैज़ टू बी ऑलवेज नॉमिनल, और इसलिए बैंक चार्जेस का लेजर अलग से होना चाहिए हमेशा। हाँ, और कंप्लायंस एक्सपेंस ऑडिट वगैरह होता है तो ठीक है, तो ऑडिट वगैरह होगा तो अगेन ऑडिट के साथ आपको क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। ऑडिट के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं। आप कभी भी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो स्टार्ट विद द कंसेंट लेटर, ठीक है ना, कि आपने ऑडिटर से कंसेंट लेटर लिया, कुछ डिक्लेरेशन लेने पड़ते हैं कि ऑडिटर रिलेटेड पार्टी नहीं है हमारा, तो देयर आर लॉट ऑफ डिक्लेरेशन एंड लॉट ऑफ कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर आ गया, फिर बीओडी या शेयर होल्डर क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे। कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन नॉर्मल वैकेंसी में शेयर होल्डर्स। एजीएम होता है, एजीएम में रिजोल्यूशन पास होंगे, तो रिजोल्यूशन का पूरा नोटिस सब कुछ जो प्रोसीजर है कंप्लायंस वाले बताएंगे आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद तो एक तो कंसेंट लेटर आया, रिजोल्यूशंस आए, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करके एक लेटर होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं, वो आता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर के, फिर ऑडिटर ने कितना काम किया, कब कब किया, उसके रिकॉर्ड्स, और उसके हिसाब से उसका बिल आएगा, इनवॉइसिंग पेमेंट होगा, तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर है। जब भी आप एक्सपेंस साइड का ऑडिट करोगे तो आपको टीडीएस की प्रोविजंस को समझना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। तो टीडीएस इनकम टैक्स इज द मेन, एंड जीएसटी ऑब्वियसली, टीडीएस इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो कुछ जीएसटी का लॉ समझना पड़ेगा, कुछ इनकम टैक्स का लॉ समझना पड़ेगा, कुछ टीडीएस का लॉ समझना पड़ेगा आपको। तो ये 3 लॉ अगर आप समझते तो मोटा मोटी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेबर लॉ में एक चीज़ रह गई, पीएफपीटी ईएसआईसी अगर एप्लीकेबल है तो पीएफपीटी ईएसआईसी के रिकॉर्ड, तो लेबर लॉस भी जो आपके वो कवर हो जाते हैं वहाँ पे पेरोल में। क्लियर है। तो एक्सपेंस साइड को एंड करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम बात ऑडिट का और अकाउंटिंग का कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हम बात किसका कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का। इसके रिकॉर्ड्स होनी चाहिए हमारे पास, फिजिकल या डिजिटल, कुछ फिजिकल होंगे, कुछ डिजिटल होंगे, कुछ दोनों जगह पे होंगे। ओके, कूल है। तो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वी कॉल इट बीके ऑल्सो, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एंड होगा ना कहीं। हाँ, इधर और एक एरिया कवर कर लेता हूं अभी, रेवेन्यू। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के कैसे रिकॉर्ड होंगे। हाँ, नहीं, इनवॉइस तो अगली बात हो गई ना। इनवॉइस करने से पहले क्या होना चाहिए, किसको इनवॉइस करोगे, कोई भी एक एंटिटी है ना, तो उसको रेवेन्यू मतलब सेल समझ रहा है ना, उसका इनकम कहाँ से आ रहा है। तो इनकम कहाँ से आ रहा है, तो प्रोडक्ट लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है, किसको बेचते हैं, B2B है, B2C है, क्या एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल है। और बिजनेस मॉडल एक बार आपने समझ लिया किसी भी एंटिटी का, तो उसकी कोई एक सिस्टम होगी, कुछ लिखा होगा, नहीं होगा तो वही बताना पड़ेगा उनको पहले कि सर पहले रेवेन्यू सिस्टम तो लिखो, 4 पेज तो लिखो उसके ऊपर कि आपका रेवेन्यू सिस्टम कैसे बनता है। तो डिफाइन योर रेवेन्यू सिस्टम। तो अगर हमारी बात करते हो एलिट गुरुकुल पे, तो वी हैव द प्रोडक्ट एंड वी हैव द रेट चार्ट एंड वी हैव द आउटसोर्सिंग फ्रेमवर्क, कि कैसे काम जनरेट होगा, काम जनरेट होने के बाद काम अप्रूव कौन करेगा। इट्स नॉट दैट रैंडम पीपल विल अप्रूव द रैंडम वर्क, वी हैव द सिस्टम जहाँ पे चीफ ऑफिसर या जो सीनियर्स आपके एवीपी वीपी दे विल अप्रूव द वर्क। एक बार उन्होंने अप्रूव किया तो फिर, और अप्रूव करने का भी एक सिस्टम है हमारा कि हमारा जो पार्टी उससे हम निगोशिएट करेंगे, वो रेट फिक्स होगा, और रेट फिक्स होने के बाद अप्रूव होगा। टास्क अप्रूव होने के बाद पीएमएस में लोड होगा, आप लोग टास्क को कंप्लीट करोगे, टास्क कंप्लीट करने के बाद आप रिपोर्ट करोगे, उसका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद अप्रूव होने के बाद उसका बिल जाएगा। और खाली बिल जाएगा, पैसे तो हमने एडवांस में ही ले लिए, तो हमारा पैसा रिकवर करने का सिस्टम अलग है और इनवॉइसिंग सिस्टम अलग है। तो रेवेन्यू का एक सिस्टम आपका होना चाहिए, और वो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। ऑब्वियसली फिर उसके डॉक्यूमेंट होंगे, जीएसटी का इनवॉइस होगा आपका, अगर आप प्रोडक्ट में हो तो ई-वे बिल होगा, अगर आपने डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स बेचा है तो डिलीवरी चालान एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो आपका शायद 1-2 दिन पहले विजय सर ने
कवर किया था वो सारे रिकॉर्ड्स भी आपके रेवेन्यू के लिए होने चाहिए। तो दैट इज रेवेन्यू, दैट इज मेन रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। देन देयर इज अ नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब आप रेंट कमाते हो तो आप क्या रिकॉर्ड रखोगे, वही रेंट एग्रीमेंट। हाँ, रेंट कमा रहे हो, आपको इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आता है, तो फिक्स डिपॉजिट के रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। आपने अगर शेयर मार्केट से पैसे कमाए तो शेयर मार्केट का जो स्टेटमेंट होगा, उसकी जो होल्डिंग स्टेटमेंट होगी कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे क्या होल्ड करते हो, उसका जो रिकॉर्ड जनरेट होता है वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और वो चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। तो दीज आर दी मेन इनकम। तो पीएनएल क्लोज करें, फिर पीएनएल में क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद यू विल पे द टैक्स। यू विल पे द टैक्स इन 3 फॉर्म, टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद पैट आएगा। तो टैक्स पेमेंट के जो चालान वगैरह होते हैं वो सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। तो देयर पीएनएल इज ओवर। बैलेंस शीट में क्या होता है, फिर बैलेंस शीट में बहुत सारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। क्या होते हैं, असेट्स। तो असेट का क्या होना चाहिए, फिक्स असेट रजिस्टर्ड, स्टॉक रजिस्टर्ड, रिसीवेबल रजिस्टर्ड। रिसीवेबल रजिस्टर्ड मतलब अभी रजिस्टर्ड नहीं होता, रिसीवेबल का एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपको रिसीवेबल पता चलते हैं। आपके एक्सेल से भी हो सकता है, टैली से भी वो जनरेट होता है, बट वी हैव टू हैव रिकॉर्ड्स ना। एफएआर होना चाहिए, फिक्स असेट रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर्ड होना चाहिए और रिसीवेबल रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी है तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड भी होता है। तो ये हो गया असेट साइड। और कैश होगा तो कैश रजिस्टर्ड भी होता है। अभी आजकल कैश इतना होता नहीं है तो नॉर्मल कैश बुक या कैश लेजर में से वो काम हो जाता है, नहीं तो कुछ कुछ लोग तो कैश रजिस्टर्ड भी मेंटेन करते हैं, राइट। बैंक का तो बैंक स्टेटमेंट होता है। बैंक का क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है। तो असेट साइड में आपको और क्या दिख रहा है जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूं, रिकॉर्ड्स को लेके। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट्स। हाँ, इनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। जितना भी असेट होगा उसका कभी ना कभी परचेस क्या होगा, तो परचेस बिल होगा और उसकी पूरी जो प्रोसेस मैंने ऊपर बताई ये सब कुछ होगा ना। परचेस ऑर्डर होगा, कोटेशन होगा, वारंटी कार्ड वगैरह कुछ होगी तो होंगे। तो रिकॉर्ड हमें कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे बॉक्स फाइल बना के। यस, लैंड लिया होगा तो लैंड की तो अलग से फाइल ही होती है पूरी की पूरी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मटेरियलिटी इन द बैलेंस शीट। जो आइटम मटेरियल है, कैल्सी का सारा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है ना। अब ये बॉटल भी हमारे लिए एसेट है, इसकी सारे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। लेकिन कैमरा 1 लाख रुपए का है, अब इसका तो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। वर्किंग कंडीशन, नॉन वर्किंग कंडीशन। तो एफआईआर का जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एवरी कंपनी हैव देयर ओन फॉर्मेट, लेकिन कुछ तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो हमने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि दिस इज हाउ द एफआईआर शुड लुक लाइक, दिस इज हाउ द स्टॉक रजिस्टर्ड शुड लुक लाइक, दिस इज हाउ द रिसीवेबल शुड लुक लाइक। रिसीवेबल को हम एजिंग मारते हैं, दिस इज एजिंग इन रिसीवेबल। एजिंग यू अंडरस्टैंड, लेस देन 30 days, लेस देन 60 days, लेस देन 90 days, 90 days to 180 days, above 180 days to 365 days, above 365 days, then 2 years, then 3 years, and then bad debts। 2-3 साल से जो पैसा नहीं दे रहा है वो कब देगा, कभी नहीं देगा, ऐसा मान लेते हैं ना, तो उसको लॉस बुक करना चाहिए ना। तो असेट्स के रिकॉर्ड समझ में आ रहे हैं आपको, क्या क्या रखने पड़ेंगे डिटेल में। मैं आगे जाके पूछेगा हमारे सारे असेट्स के रिकॉर्ड है या नहीं है। इसमें एक हम ये भी इंक्लूड करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हैं। या तो आप इंटरनली करोगे, नहीं करोगे तो मुझे एक्सटर्नल पार्टी को रखना पड़ेगा, ऑडिटर को, एंड दे विल डू द फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन एंड दे विल जनरेट द एट एक्चुअल फिजिकल रिकॉर्ड्स। क्योंकि अभी हमारे एसेट बहुत सारे ब्रांचेस में हैं, अलग अलग प्रीमाइसेस में है, तो वी हैव टू हैव फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्वार्टरली एट एक्चुअल। उसका और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। एक एक्सेल होता है, आपको पता ही है, उस एक्सेल को जाके वेरीफाई करना होता है, और कुछ अगर एडलेस हुआ है तो उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होता है। या तो दैट शुड हैपन क्वार्टरली, वंस इन अ 3 month। आप प्लीज़ उसको ये करो। शुरू में ज़्यादा करना पड़ेगा, बाद में आपको पता है एक बार प्रोसेस बढ़ जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, तो दैट इज असेट्स रिकॉर्ड। असेट में और क्या बात करूँ, रिकॉर्ड्स को लेके, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइबिलिटी में अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल होता है। तो सबसे पहले एमओए एओए आपको लेना है, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है। पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप डीड लेनी है, एलएलपी होगा तो एलएलपी अग्रीमेंट लेना है। तो कैपिटल का रिकॉर्ड सबसे पहले किसके रिकॉर्ड, कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल कौन है, किसका है, कौन शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स की सारे रिकॉर्ड्स। आपका शेयर होल्डर कौन है आपको पता होना चाहिए ना, तो उसकी पूरी केवाईसी वगैरह जो रखती है, हमें सारे रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास। फिजिकल तो फिजिकल, डिजिटल तो डिजिटल। तो शेयर होल्डिंग के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी बहुत सारा डीमैटेरियलाइजेशन चालू हो चुका है, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते ही नहीं है लोगों के पास। कहीं पे तो प्रिंट करके रखा होता है, तो कभी कभी प्रिंट ही नहीं करते, एंड बाद में जब डीमैटेरियलाइज करना होता है तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, एंड इट्स अ वेरी बिग ट्रबल नाउ।
तो शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप एक काम करो, शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर। कंप्लाइंट डिवीजन प्लीज़ ये लिख के रखना, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देना। शेयर कैपिटल को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं उसका एक एक्चुअल में वीडियो बना देना पूरा डिटेल में, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया तो दिस विल बी कवर्ड इन द डिटेल वीडियो शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कुछ लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है ना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में और क्या होता है, कैपिटल के बाद लोन्स होते हैं, तो लोन्स का क्या क्या होगा, कहीं ना कहीं हमने बैंक के साथ टर्म शीट साइन किया होगा, तो देयर विल बी टर्म शीट, देयर विल बी सैंक्शन लेटर, देयर विल बी रिपेमेंट शेड्यूल, एंड देयर विल बी द एक्चुअल स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट जो उसमें जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमें चाहिए कि एक्चुअल में रिपेमेंट कैसे हुआ है। रिपेमेंट शेड्यूल मतलब स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए था एंड एक्चुअल कैसे हुआ है, राइट। तो उसकी हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, दैट्स इट। और फिर बैंक को अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हो ही रहेगी, स्टॉक स्टेटमेंट जो भी आपने सबमिट किया है, तो बैंक का लोन का डॉक्यूमेंट अलग से बनता है। ओके, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं बैंक में। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई रहेगी तो प्रॉपर्टी के कौन से पेपर बैंक के पास है उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका लोन क्लोज होगा तो वो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड बैंक से रिटर्न लाने भी है ना। हेलो, क्लियर है। तो ये लोन्स के डॉक्यूमेंट हो गए। और क्या होता है बैलेंस शीट में, हाँ ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लोन। सीएमए बनाया होगा तो सीएमए का आपके पास कॉपी होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लिया होगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक मैंने ऑडिट चालू नहीं किया, अभी तो खाली मैं फेज 1 में हूं, क्योंकि जिसको रिकॉर्ड ही नहीं समझेंगे उसका ऑडिट कैसे समझाऊं मैं तो आपको ऑडिट पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिजनेस क्या है वही नहीं समझता। तो बिजनेस मॉडल अलग से रिकॉर्ड किया, फिर अकाउंटिंग एंड टैली का मॉडल अलग है, और ये ऑडिट का मॉडल चालू किया, क्योंकि जब मैं आपको ऑडिट पढ़ाना चालू करूंगा यू विल रियली अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये सब चेक करना होता है तो ये होना भी तो चाहिए अस्तित्व में। और हाँ, क्रेडिटर्स की बात करेंगे, जो या पेएबल बोलेंगे, क्रेडिटर्स नहीं बोलते हम लोग, ट्रेड पेएबल बोलो, क्योंकि सारे ट्रेड पेएबल का वही लॉजिक निकलेगा ना। ट्रेड पेएबल मतलब जो अपने बिजनेस में कुछ उधारी करके रखी है, तो आपका ट्रेड पेएबल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएंगे बहुत सारे ना, या जिनसे आपने ट्रेडिंग किया है। तो क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स मतलब टेक्निकली जिनसे आपने माल परचेस किया है क्रेडिट पे, तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ट्रेड पेएबल में बहुत सारे लोग आते हैं, कॉम्प्रहेंसिव है थोड़ा। करंट लाइबिलिटीज आपकी जिनको आपको पैसे पे करने हैं, तो अगर मेरे बुक्स में अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसकी कुछ रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। तो मैंने अगर आप मुझे बता रहे मुझे XYZ पर्सन को पे करना है, तो मैंने उससे कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, तो उसके रिकॉर्ड परचेस बुक में ऑलरेडी होंगे। तो हमें कंफर्म करना है कि उसको पे करना भी है कि नहीं करना है। रैंडम लोगों को थोड़ा क्या पे करूंगा। अभी कल ही देखो हमारे यहाँ पे ये गलती हो गई, हमने फर्नीचर और मतलब प्लाई और फेविकॉल ऐसे दो अलग अलग पार्टी से लिया, और फेविकॉल वाले को खाली 50,000 के आसपास का पेमेंट करना था, प्लाई वाले को 3 लाख के आसपास पेमेंट करना था। तो जो प्लाई वाले का पेमेंट है वो चला गया फेविकॉल वाले के पास। हो सकता है ना, हुआ है, अभी हुआ है, हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम दोनों को भी नहीं जानते। हमारे पास एक अकाउंट आ गया, एक अकाउंट नंबर आ गया, उसने बोला यहाँ पे पेमेंट मार दो, हमने मार दी पेमेंट, बाद में पता चला गलत अकाउंट में गई है। तो ये ऐसा होता है। तो अभी इसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इसका तो नाम ये है और इसका तो बिल 50,000 के, इसके अकाउंट में 3 लाख का पेमेंट गया, तो ट्रेड पेएबल नेगेटिव हो गया आपका। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ओपन करोगे तो क्या दिखेगा, वो पार्टी नेगेटिव दिखेगा। हम ज़्यादा पैसे क्यों देंगे किसी को, नेगेटिव ट्रेड पेएबल तो नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब अपने एडवांस दिया है उसको, तो ये लोन्स एंड एडवांस में होना चाहिए। एंड देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि जब भी नेगेटिव होता है कोई भी चीज़, तो वही एक एरिया है कॉमन ऑडिट का एरिया कि भाई वहाँ पे देखो असेट पॉजिटिव होनी चाहिए और लाइबिलिटीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लाइबिलिटी नेगेटिव है मतलब वो असेट है, और असेट नेगेटिव है मतलब वो उतना तो अकाउंट्स आपको समझ में आ रहा है ना जितना मैं बता रहा हूँ। टैली में असेट साइड में कोई लेजर देख रहे हो और वो नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में अगर कोई चीज़ नेगेटिव दिख रही है तो वो असेट है। तो ये ऐसे कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ रहता है, या कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत बार हम ट्रेड पेएबल का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं बैलेंस शीट डेट्स पे, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया हुआ रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। पार्टी लेजर कंफर्मेशन लेते हैं, उनके पास भी तो हमारा लेजर होगा ना, हमारे पास उनका लेजर है ठीक है, उनके पास भी तो हमारा लेजर होगा, तो वो लेजर मंगाना पड़ता है और लेजर कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ हम रोज व्यवहार करते हैं उसके पास कभी कभी गलत हो सकता है। कुछ क्या बोलते, कोई गुड्स रिटर्न जा चुके हैं या क्रेडिट नोट नहीं मारा है, कुछ हो चुका है, ठीक है ना, कुछ उसने डिस्काउंट दिया है जो हमने बुक नहीं किया उसने बुक किया है, पॉसिबल है। तो आपको हमेशा बैलेंस कंफर्म करना पड़ता है। तो देयर इज अ बैलेंस कंफर्मेशन सिस्टम, एक्सटर्नल बैलेंस कंफर्मेशन सिस्टम वो डेवलप होना चाहिए आपका। और
रिलेटेड पार्टी से लिया होगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं कि आपने क्यों लिया, पहले तो लेना आपका लॉ अलाउ करता है कि नहीं करता, और लिया तो जेन्यूनली वो लोन है कि कुछ और है, क्योंकि आज के तारीख में कौन लोन देता है किसको, और दिया है तो फिर उसकी कुछ रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसे मुंह बोला लाइबिलिटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जारी है तो लाइबिलिटी जारी, असेट को एक बार मैं बोल सकता हूँ कि इसके रिकॉर्ड कम है, चल जाएगा क्योंकि वो असेट है। लाइबिलिटी को कैसे मैं बोलूँगी कि हाँ है लाइबिलिटी है, ऐसे नहीं। लाइबिलिटी बुक किया तो लाइबिलिटी आपको देनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तो वी हैव टू हैव मोर कंसर्न अबाउट लाइबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमको ओनर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना होता है। ऑब्वियसली असेट भी दोनों इंपॉर्टेंट है, असेट भी इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइबिलिटी के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हम लोगों को यूजुअली, क्योंकि ये लोग अपने मन से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, आप लोग एंट्री मारते रहते हो और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई अगर पूछने आएगा कि ये प्रूव करो तो कैसे प्रूव करोगे? अब बोलोगे पार्टी बता देगा आके, अरे पार्टी मर भी तो सकता है, पार्टी झूठ भी तो बोल सकता है, पार्टी तो बाद में जाके कुछ भी कर सकता है। तो पार्टी के ऊपर मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल है तो ईमेल दो, या कोई अग्रीमेंट बनाए तो अग्रीमेंट दो, नहीं बनाए तो बना के दो। हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, नहीं तो ऑडिट किस चीज़ का करोगे आप? तो कोई तो टर्म्स होना चाहिए ना, कोई तो एक ईमेल वगैरह कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों किया गया था। कोई तो कम्युनिकेशन हुआ रहेगा, उस कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड बना दो। हो सकता है कि नहीं? रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर सब्सटेंशियल है तो। छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है तो ठीक है ना, तो कोई नहीं। ट्रांजैक्शन का मटेरियलिटी देखना है आपको। 5 लाख का कैपिटल है, 2 करोड़ का लोन फ्रॉम क्रेडिटर है, तो कंपनी का कैपिटल 5 लाख है और रिलेटेड पार्टी से लोन कितना लिया है? 2 करोड़। अब आपको नहीं लग रहा 2 करोड़ का रिकॉर्ड होना चाहिए? हाँ 20,000 है तो ठीक है, 20,000 के लिए कौन डॉक्यूमेंट बनाएगा? इट्स नॉट अ सब्सटेंशियल अमाउंट। 20,000 वाला मेरे पे लिक्विडेशन का केस नहीं फाइल करेगा, लेकिन 2 करोड़ वाला हमारे पर कर सकता है, केस फाइल कर सकता है लिक्विडेशन के लिए। तो प्लीज हैव द रिकॉर्ड्स, हैव द क्लैरिटी। जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगा उतना अच्छा है। अच्छा, कुछ लेजर्स का डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहा है, मान लेते हैं आप ऑडिट करने गए और बताइए इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे कुछ लेजर निकलेंगे जिनका कोई, तो उनका एक एक्सेल बनाओ, एक टेबल बनाओ और उसको बोलो एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। मैंने क्या बोला समझा? क्या है वो लेजर? तो बोलेगा इससे लिया है, उसको दे, जो भी उसकी एक स्टोरी है उसको एक लैंग्वेज में डाल के, इंग्लिश में डाल के सारे अमाउंट्स के सामने लिखो वो चीज़, उसकी प्रिंट लो, उसकी साइन लो और हमारे रिकॉर्ड में रख दो। उतना तो कर ही सकते हो एज ऑडिटर। हेलो, आप जब उसके पास लेजर लेके बैठोगे ना, बहुत सारे लेजर, वो बोलेगा साहब ये लेजर है ही नहीं, मतलब ये ना ये पेएबल है ना ये रिसीवेबल है, वो कुछ ऐसा ही यहाँ वहाँ से कुछ एंट्री मारी थी वो रह गया है। तो बोलने का तो फिर कचरा है सर, इसको साफ करो। बैलेंस शीट में कचरा नहीं रख सकते आप, बैलेंस शीट है वो कंपनी की या आपके एंटिटी की। तो इसलिए लेजर बैलेंस शीट आपको कंफर्म करने पड़ते हैं ओनर के साथ बैठ के। और कंफर्म मतलब वो बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है, उसके रिकॉर्ड देखने। आप ऑडिटर हो साहब, ये सब कुछ ऑडिट के एंगल से सीखना है। यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑडिटर्स। क्लियर है? बहुत लाइट ऑडिटर नहीं। क्लाइंट का भला नहीं करना है हमें यहाँ पे, क्लाइंट को सिखाना है, एजुकेट करना है, कंप्लायंस को फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं बनाने हैं। वो बोलेगा सिस्टम बनाने के लिए टाइम लगता है, बोलने का सर टाइम लगता है, उसका ही पैसा है, या तो आप बनाओ या तो हम बनाएंगे, चार्जेस करेंगे, लगाएंगे आपको। ओके, तो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एंटिटी में आप जो भी करते हो उसकी या तो पॉलिसी होनी चाहिए या उसकी फिजिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए। दोनों होगा तो बहुत अच्छा है। पॉलिसी इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड कि हमारी ये पॉलिसी है, रिकॉर्ड हो गया वो। ओके, तो रिकॉर्ड एंडिंग हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स की हमने बात की। रिकॉर्ड के बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में?